हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भई आपके एनडीए एग्ज़ामिनेशन के लिए एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है। अक्सर आप जब भी किसी के पास गाइडलाइंस के लिए जाते हैं, गाइड लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपको अपने सजेशन में ये इन्वॉल्व करता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो आज की वीडियो में हमारा सवाल यही रहेगा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या बेनिफिट्स हैं इसको पढ़ने के। ओके, तो इसको लेके हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो नो डाउट कि यूपीएससी के लिए कोई भी एग्जाम है, या फिर वो एनडीए का एग्जाम है, या फिर वो सीडीएस है, या सीएपीएफ है, या आगे आपका सिविल सर्विसेज है। ओके, तो सब में क्या है, जो यूपीएससी है वो एनसीईआरटी को ही एक बेस मानता है। तो एनसीईआरटी नो डाउट कि वो बहुत ज़रूरी होता है इन एग्जामिनेशन के लिए। बट कई बार क्या होता है कि आप पढ़ने तो लग जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो स्पेसिफिकली हम आपके एनडीए एग्जामिनेशन को लेके बात करें, तो एनडीए एग्जामिनेशन के लिए भी एनसीईआरटी आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी तो होता है। मतलब आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप देखो एनसीईआरटी के जो लाइन टू लाइन एज इट इज क्वेश्चंस क्या है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, साइंस को लेके। अब साइंस में क्या होता है, साइंस में क्लास 9 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है लाइन टू लाइन। लेकिन मेरा जो साइंस के लिए अप्रोच रहता है बच्चे को लेके, वो ये रहता है कि बच्चा साइंस की एनसीईआरटी वो पढ़ सकता है जिसका बेस वीक है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हमारे आर्ट एंड कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो ये 9th और 10th की एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट कर लें तो इनको चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन जो बच्चा 11th-12th में जिसके पास साइंस है, तो उसको क्या है कि यदि आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, फिर मैं जीएस के लिए भी बात करूँगा। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, बट आपकी इस एनसीईआरटी वाले टाइम को मैं बचाने के लिए मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें एनसीईआरटी को इंक्लूड किया है। मतलब यदि आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपकी स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी दोनों कवर हो जाएंगी, आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस बात में मैं कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकता हूं कि एनसीईआरटी जरूरी नहीं है। भाई एनसीईआरटी जरूरी है, क्योंकि वो बेस है और वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। आप पढ़ना चाहो कभी भी तो नोट्स के साथ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बट एनसीईआरटी में आपको सारा नहीं पढ़ना होता है। 9 10th 11 12th के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स पे ही आपको जाना होता है, कुछ 9th के कुछ 10th के। तो बच्चा जब अपने आप से पढ़ता है तो वो यही गलती करता है कि वो एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और ना इतना आपके पास टाइम होता है। हाँ, जो हमारे बच्चे 11th क्लास में हैं, अभी एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप पढ़ सकते हो। आप 9 10 की एनसीईआरटी एक बार फटाफट क्विक मैनर में पढ़ लो 11 12 की। क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाती है। यहीं पे मैं बात करूं जैसे जीएस के लिए। अब जीएस के लिए एनसीईआरटी क्या हो जाती है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ लो तो आपके जीएस के कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आने लगेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ लो। ओके, क्लास 11th का एक पार्ट और एक क्लास 12th का। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको उसमें ऐसी बेसिक बेसिक चीजें दे रखी हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें और जरूर पढ़ सकते हैं। ओके, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी की उतना जरूरत नहीं है। जब आप हायर लेवल के एग्जाम देते हैं तब आप पढ़ सकते हैं। रही बात आपकी हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। कल को आप एसएसबी जाते हैं, बट ये तब आप कर सकते हैं जब आपके पास टाइम है। जैसे हमारे 11th क्लास का बच्चा है या जो 12th क्लास का बच्चा है जिसके पास अभी पूरा 1 ईयर का टाइम है, तो वो इस काम को कर सकता है। बाकी जिनके पास टाइम नहीं है तो वो तो अपना ये है कि भाई एजुकेटर के साथ स्टैंडर्ड बुक का जो कंक्लूजन है वो आप करिएगा। बाकी आपके पास टाइम है तो आप जीएस के लिए और उसके अलावा साइंस के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हो, क्योंकि यही बेस होते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना। हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हो क्लास जो 12th क्लास है जिसमें थीम 1, थीम 2,
थीम 3 ये आपकी क्या होती है, एनसीईआरटी होती है, एक एंशिएंट, एक मेडाइवल, एक मॉडर्न। यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। क्लास 11th में फिर आपका हिस्ट्री हो जाती है वर्ल्ड लेवल की, लेकिन बट आप प्रेफरली क्लास 12th की एनसीईआरटीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस वीडियो का कंक्लूजन ये रहेगा कि जो 11th एंड 12th वाले हैं, यदि आपके पास टाइम है तो आप भाई एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपके बेस को क्लियर करेगी, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी, आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स जानने को मिलेंगे। और यदि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, 3 से 4 महीने बचे हैं, तो फिर ये होगा कि आप थोड़ा सा एजुकेटर के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, स्टैंडर्ड बुक्स, और कोशिश करिएगा कि उसका जिस्ट उसमें है या नहीं है। जैसे साइंस के लिए मैं बात करूं, साइंस के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको जो भी नोट्स में आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड होती है। वैसे ही जीएस के लिए भी जो भी एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं वो आपको जिस्ट निकाल के देते हैं। ओके, बट 11th-12th है तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए। अनअकैडमी गोल्ड आपको 20% ऑफ दे रहा है, और ये आज लास्ट फ्यू आवर्स आपके पास बचे हैं, इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS3C। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।